हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अरशद नकवी और मैं मौजूद हूँ कैन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम आपके लिए स्मार्ट बुक के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अभी तक हमने मेजरमेंट्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स की एक इनकी एक बड़ी सीरीज आपके साथ शेयर की है, जिसके अंदर हमने उसके काफी सारे न्यूमेरिकल्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज, हर लेवल के एमसीक्यूज हमने किए हैं। तो वो आपके पेपर के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। एक्चुअली उसके अंदर लेक्चर्स नहीं होते, उसके अंदर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखने को मिलती है कि किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहा है तो किस तरीके का सवाल बोर्ड एग्जाम में आएगा, खासतौर पर फेडरल बोर्ड के अंदर, आहान बोर्ड में या सिंध बोर्ड से अगर आपका ताल्लुक है, तो ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कि बगैर किसी वक्त को जाया किए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और आज हम करेंगे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सप्लोरर लेवल के एमसीक्यूज। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सप्लोरर लेवल के एमसीक्यूज, तो 25 एमसीक्यूज हैं आज हमारे पास, जो इंशाल्लाह हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। So without wasting none, let's start solving from MCQ number one. Here we go. That MCQ number one is अच्छा, ये मैं एक करेक्शन यहाँ कर दूं। इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो कोई इसको देख के डाउटफुल ना हो। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क के बारे में आज के ये हमारे एमसीक्यूज हैं। तो पहला सवाल है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन रिजिड ऑफ द बॉडी रिमेन्स द सेम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक बॉडी है, मान लीजिए कि एक इस तरीके की रॉड, और ये इस तरीके की रॉड पर दो तरफ से फोर्स लग रही है। एक ऐसे फोर्स लग रही है और एक ऐसे फोर्स लग रही है। ठीक है जी, दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं। तो जो दो तरीके की फोर्सेस लग रही हैं, इस बॉडी में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन नहीं आ रही है। दो तरफ से फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी में किसी किस्म की डिफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो इस तरीके की बॉडी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक कहेंगे, इनइलास्टिक कहेंगे, नन ऑफ दीज, या रिजिड। इलास्टिक कहेंगे तो वो डिफॉर्म हो जानी चाहिए थी। इनइलास्टिक कहेंगे तो इनइलास्टिक बॉडी में भी डिफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ये नन ऑफ दीज या रिजिड। तो याद ये रखें कि ऐसी बॉडीज के जिनके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन में फोर्स लगे लेकिन उनके अंदर जरा सी भी डिफॉर्मेशन ना आए, ऐसी बॉडीज को बच्चों हम कहते हैं रिजिड बॉडीज। क्या कहते हैं? रिजिड बॉडीज। ऐसी बॉडीज के जिनके अंदर मल्टीपल डायरेक्शन से फोर्सेस लगाने पर भी उनमें जरा सी डिफॉर्मेशन ना आए, ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो हियर इज एमसीक्यू नंबर 1, लेट्स मूव टू द एमसीक्यू 2। हियर वी गो। दिस इज द पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। वो कौन सा पॉइंट होता है इंसान की बॉडी में जहां से उसका सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है? दैट पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दैट पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां से इंसान का सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, वो पॉइंट कहलाता है एक्चुअली में सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी अगर इसको हम ड्रॉ करें, मान लीजिए कि ये एक इंसान है, तो इसके सेंटर में बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा, जहां से इसका सारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। यही हेल्पफुल होता है कि जिसके थ्रू हम ग्राउंड पर वॉक कर पाते हैं और चलने फिरने के काबिल हो पाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आ जाइए, आगे चलते हैं। Dash is the point where the whole mass of the body is assumed to be concentrated. Dash is the point. Dash is the point where the whole mass of a body is assumed to be concentrated. वो पॉइंट कौन सा है कि जहां से इंसान की बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है? तो वो है बच्चों सेंटर ऑफ मास। वो पॉइंट के जहां पर ह्यूमन बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। जैसे फॉर एग्जाम्पल एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हो गया न्यूक्लियस। तो इसी तरीके से जहां पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड हो, उसको हम कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही? आगे चलें। अबाउट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो। एक बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में कहलाएगी अगर उसके अंदर क्या ना हो? अगर उसके अंदर वेलोसिटी ना हो, अगर उसके अंदर मास ना हो, अगर उसके अंदर फोर्स ना हो, या उसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो। तो जवाब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन ना हो। कभी भी बॉडी के अंदर अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में होती है, तो कभी वो एक्सेलरेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे होने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन के समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, और दूसरी कंडीशन के समीशन ऑफ ऑल torque is also be zero. Summation of all forces should be zero and summation of all torque should be zero. तो सारी फोर्सेस खत्म, जीरो होगा, सारी जीरो होगी। जो नेट फोर्स होगी ना बॉडी पर, वो जीरो रहेगी। और बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी। बॉडी एक्सेलरेट नहीं करेगी अगर वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में होगी, भले वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में ही क्यों ना हो। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम के स्टेट में बॉडी मोशन के स्टेट में तो होती है, लेकिन वहां भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वहां पर भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और हम सबको पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन तो जीरो होती है। कांस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन जीरो होती है। सो हियर वी गो दैट अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं होगी। आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे चलें।
हैंगिंग वेट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ। देखो स्टैटिक हैंगिंग वेट, एक वेट बेटा यहां से हैंग किया हुआ है, जिसका वेट यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जिसका वेट यहां से डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और उस डायरेक्शन के अंदर स्प्रिंग की टेंशन, अगर ये टेंशन और वेट बराबर है तो नेट फोर्स बॉडी पर है जीरो। बॉडी है किस स्टेट में? बॉडी है रेस्ट के स्टेट में। किस स्टेट में है बॉडी बच्चों? बॉडी है रेस्ट के स्टेट में। तो बेटा अगर बॉडी रेस्ट के स्टेट में हो और अचीव की हुई हो तो इसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कि अगर बॉडी रेस्ट के स्टेट में हो और उस पर नेट फोर्स जीरो हुई हो, रेस्ट के स्टेट में इसी वजह से है कि नेट फोर्स जीरो हुई है, तो वहां पर ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है कि मान लो एक पैराथ्रोपर जंप करता है कि उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एयर रेजिस्टेंस की फोर्स होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर उसका वेट होगा। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गई, वो नेट फोर्स उस पर जीरो हो गई और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, एक्चुअली डायनामिक इक्विलिब्रियम, बट इट इज नॉट एक्चुअली अ स्टैटिक equilibrium. So here we go with MCQ number 6. That MCQ number 6 is a body is said to be in the state of dash equilibrium if after slightly tilt it come back to its original position. क्या कह रहे हैं? मान लो एक चेयर है, मान लो एक इस तरह की चेयर है, इसको स्लाइटली टिल्ट करें, मतलब इसको थोड़ा सा मैसेज झुकाएं, थोड़ा सा झुकाने पर ये ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। लेकिन मान लो थोड़ा सा टिल्ट किया और ये फिर से दोबारा सीधी हो गई, हल्का सा टिल्ट किया फिर दोबारा सीधी हो गई, तो इसको कहते हैं मॉडल जो है ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर स्लाइटली से जर्क देने थे या स्लाइटली से स्पीड कर देते तो फिर टेढ़ा किया तो गिर नहीं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम दोबारा से उसी पोजीशन पे अचीव किया। मतलब डिस्टर्ब ना होने के बाद ये कि इक्विलिब्रियम किसी नई पोजीशन में जाके अचीव नहीं हुआ, जहां पर पहले था इक्विलिब्रियम वही दोबारा अचीव हो गया कि बॉडी कंप्लीटली गिरी नहीं बल्कि दोबारा से वैसे ही खड़ी हो गई। इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं बच्चों? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कि स्लाइटली जर्क देने से बॉडी अगर अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज ना करे या इक्विलिब्रियम से रिमूव ना हो जाए और दोबारा उसी पोजीशन पर जिसमें पहले थी वहीं पर आके अचीव कर ले, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी क्या बात समझ में आ रही है कैसे हुआ? ग्रेट, आगे चलते हैं। It is a daily life observation that low arm chair is more stable than high chair because of its center of gravity. देखो कह रहे हैं ऐसा हम यूजुअली देखते हैं कि कोई बॉडी जो कि कोई चेयर हो जो बहुत ऊंची सी हो, कोई चेयर हो जो बहुत नीची सी हो, तो जो बहुत नीची सी चेयर होगी वो गिरेगी मुश्किल से। गिरेगी मुश्किल से मतलब उसमें थोड़ा टिल्ट करेगी वो दोबारा अपनी उसी पोजीशन पर आकर इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। जैसे बच्चों की स्कूल में चेयर नहीं होती छोटी वाली, उसको थोड़ा सा पुश करे तो वो दोबारा सीधी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा पुश करे तो फिर दोबारा सीधी हो जाएगी। लेकिन चेयर हो उसको हल्का सा भी पुश करेंगे तो वो गिर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी चेयर की हाइट ज्यादा होगी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो, तो बच्चों याद रखो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो तो बॉडी अनस्टेबल हो जाती है। बॉडी क्या हो जाती है? अनस्टेबल हो जाती है, उसके गिरने के चांस ज्यादा है। इसलिए ये जो हमारे पास लो आर्म चेयर होती है, छोटी चेयर होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा की होती है क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पर होता है। कहां होता है उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी? लो पोजीशन पर होता है। क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन पर होता है इस वजह से हम ज्यादा स्टेबल कंसीडर करते हैं। यही स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी है। स्टेबल इक्विलिब्रियम भी यही कहता है कि अगर बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होना चाहिए? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होना चाहिए। ठीक, आगे आगे चलते हैं। The force that causes an object to move in a circle at constant speed. बच्चों वो कौन सी फोर्स है जो कि किसी बॉडी को अगर एक सर्कुलर फोर्स है तो ये सर्कुलर पाथ का सेंटर और इस सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आर, तो वो कौन सी फोर्स है बच्चों जो बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ से जोड़कर रखती है? तो वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। वो फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर, जो बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ से जोड़ कर रखती है। क्या बात समझ में आई है? वो कौन सी फोर्स है जो बॉडी को उसके सर्कुलर पाथ से जोड़ती है? तो याद रखो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। इट ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। और जो सेंट्रीफ्यूज फोर्स होती है ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम सर्कल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, चलो आ जाओ आगे चलो।
पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल। कह रहे हैं एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, नेट फोर्स बॉडी पे कितनी होगी? तो इस सवाल में प्रॉब्लम है। अभी मुझे ये कहते थे कि ये दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर लग रही है, तो मैं क्या कहता, मैं कहता भाई ठीक है 4 न्यूटन इधर रख लो, 3 न्यूटन इधर रख लो, और ये नेट फोर्स हो गई। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं हम, कैसे? एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9, यानी एफ इज इक्वल टू रूट ऑफ 25, और ये आ गया 5 न्यूटन। ऐसा कब होता है? जब कह रहे होते हैं परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ तो लिखा ही नहीं है परपेंडिकुलर, तो कह रहे हैं साइमल्टेनियसली लग रही है। साइमल्टेनियसली लग रहा है तो एंगल 60 डिग्री का भी हो सकता है, 90 डिग्री का भी हो सकता है, 45 डिग्री का भी हो सकता है, 30 डिग्री का भी हो सकता है। तो इस वजह से मैं कह नहीं सकता एग्जैक्टली कि 5 आंसर होगा या नहीं। अगर कह भी परपेंडिकुलर लगेगा कि 5 क्या, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कितने डिग्री का एंगल है, तो मैं कहूंगा बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, बिटवीन 1 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कितने डिग्री का एंगल है फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच में। अगर तो 90 डिग्री का हो, परपेंडिकुलर में लिख दे, तो मैं बोलूंगा ठीक है पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, निकाल लो आंसर। ठीक है, लिखा ही नहीं है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बोले साइमल्टेनियसली लग रही है, तो भाई कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में हमें नहीं पता। 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। तो हमने कहा इस वजह से बिटवीन 1 न्यूटन। ये बच्चों जवाब मिला है, अच्छे से। चले आगे। Wave is making an angle of 60 degree with the x-axis. Its y component is equals to, ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। Let's, here we go, that we have a force of मुझे नहीं पता कितने न्यूटन की, बट सरफेस से जो ये एंगल बना रहा है, डायग्राम बहुत खराब बनी है, डायग्राम दोबारा बना देते हैं। मान लो ये फोर्स है F, ये F का हो गया x कंपोनेंट, ये हो गया एंगल, और ये हो गया F का y। तो मुझे क्या बोला जा रहा है? y कंपोनेंट बताएं। तो देखो यहाँ लगाओ साइन थीटा। बेटा याद रखो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर होता है थीटा के बिल्कुल सामने वाला। थीटा के बिल्कुल सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? एफ वाई। और हाइपोटेनियस होती है लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड यही होगी, एफ इज द हाइपोटेनियस। एफ को यहाँ साइन से मल्टीप्लाई कराओ, इट विल बिकम एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई, देन एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। और थीटा हमें कितनी डिग्री का बोला था? थीटा हमें बोला था 60 डिग्री का। थीटा हमें कितने डिग्री का बोला था? थीटा हमें बोला था 60 डिग्री का। तो ये हमारे पास थीटा हमें मिल गया 60 डिग्री का, तो आंसर होगा एफ वाई का एफ साइन 60। एफ साइन 60, वाई कॉम्पोनेंट कितना है? एफ साइन 60। क्या बात समझ में आई है क्या हुआ इसमें, किस तरीके से हमने निकाला? एफ साइन 60 जो है वो वाई कॉम्पोनेंट है, और एफ कॉस 60 जो होगा वो एक्स कॉम्पोनेंट होगा। ठीक है जी, आओ आगे चले। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का ही एक दूसरा नाम क्या है? टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। क्या कह रहा हूं? टॉर्क को ही हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। और भी आगे चले। हम ऑलरेडी डन टू इट्स प्रीवियस पोजीशन आफ्टर स्लाइटली जर्क द बॉडी इज टू बी इन स्लाइटली जर्क से अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर ही वापस आ जाए, वहीं पर एक दोबारा शिफ्ट कर ले, तो बेटा इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, आगे चले। Two opposite parallel forces of the same magnitude are applied to an object along different line of actions. Then the object will experience, क्या कह रहे हैं? देखो मानो ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, जब यूजुअली हम गाड़ी चलाते हैं तो हम स्टीयरिंग के दोनों हाथ से पकड़ते हैं। हम आम इंसान अमूमन दोनों हाथों से पकड़ते हैं, आपका पता नहीं, बट दोनों हाथों से स्टीयरिंग ही पकड़ते हैं। तो हम दोनों हाथों से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, एक फोर्स हम लगाते हैं यहां से ऐसे डाउनवर्ड, और एक फोर्स लगाते हैं हम यहां से अपवर्ड। मगर अब इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल तो है, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे से पैरेलल तो बट है, बट डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है। डायरेक्शन इन दोनों की अपोजिट है। यहां से ये डिस्टेंस भी आर हो गया, ये डिस्टेंस भी आर हो गया, दोनों डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस हो।
बट ये दोनों डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क, अमूमन क्या होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एक दूसरे को कट कर देता है और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। तो वो एक दूसरे को कट कर देता है और नेट टॉर्क जीरो हो जाता है। यहां ऐसा नहीं होगा। जहां ये दो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला टॉर्क मिलकर एक हायर मैग्नीट्यूड टॉर्क बनाएगा। जब स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो दोनों डायरेक्शन से घुमाने से ऐसा होता है ना कि तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमने जब फोर्सेज लगाई, स्टीयरिंग उससे बहुत आसानी से घूमा, स्टीयरिंग उससे बहुत आसानी से घुमा, तो इसको हम कहते हैं कपल। क्या कहते हैं? कपल ऑफ फोर्सेज। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी, उससे एक हायर मैग्नीट्यूड का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। देखा, अब इस एमसीक्यू को दोबारा पढ़ो। टू अपोजिट पैरेलल फोर्सेज, क्या ये दो अपोजिट पैरेलल फोर्स और सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी एफ, ये भी एफ, आर एक्सपेरियंस ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्टीयरिंग along different line of action, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, then the object will experience a couple, then the object will experience a couple of force। आगे चलें। In a children park, two children are sitting on a seesaw. If the seesaw is not moving, then the net torque will be, अगर seesaw मूव नहीं कर रहा तो नेट टॉर्क कितना होगा? देखो, मान लो बेटा एक स्टीयरिंग है, एक बंदे ने इस स्टीयरिंग को यहां से पकड़ा, एक ने इसको यहां से पकड़ा, वो होता है ना सीसो में बैठे हैं, इफ द सीसो इज नॉट मूविंग देन द नेट, मान लो क्या हो रहा है कि एक बंदा उसको पीछे मूव करने की कोशिश कर रहा है और एक बंदा उसको आगे मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो ना वो क्लॉकवाइज मूव कर पा रहा है, ना वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर पा रहा है। ऐसे समझो कि मैं इस स्टीयरिंग को, एक बंदा हाथ से घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा झूला होता है ना कि ऐसे घुमाओ तो वो झूला, तो मान लो मैं उत्तर से फोर्स लगा रहा हूँ और ये जो है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, मैं क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा हूँ एंटी क्लॉक, तो इससे क्या होगा? इससे जो बॉडी पर नेट टॉर्क होगा ना बच्चों, वो जीरो। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बराबर हुआ, क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर बराबर हुआ, तो उससे समीशन ऑफ टॉर्क जो है वो जीरो हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? समीशन ऑफ टॉर्क क्या हो जाए? जीरो। नेट टॉर्क कुछ नहीं होगा बॉडी पे। जब बॉडी पर नेट टॉर्क कुछ नहीं होगा तो बॉडी रोटेट भी नहीं करेगी, तो नेट टॉर्क विल बी जीरो अगर जो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रही है। तो ये हमसे मुझे जा रहा था, टू इन अ चिल्ड्रन पार्क, टू चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन अ सीसॉ, इफ सीसॉ इज नॉट मूविंग, अगर सीसॉ मूव नहीं कर रहा तो नेट टॉर्क कितना है उस पर? जीरो। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। बच्चों याद रखो, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंटम। एक्चुअली हमारे पास डायनामिक्स के अंदर भी सर्कुलेटरी मोशन का थोड़ा टॉपिक, तो वहां भी हमने इसकी थोड़ी बात की थी। देखो, मतलब मान लो अगर ये स्पैनर है, एक पाना है जिससे हम नट को खोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है, इसको हम पिवटेड पॉइंट कहते हैं। ये जो पिवटेड पॉइंट है या पिवट पॉइंट कह लो, और ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो मोमेंट आर्म कहलाता है। इनके दरमियान का डिस्टेंस मोमेंट आर्म कहलाता है। तो इसका और यहां से लगने वाली फोर्स का प्रोडक्ट टॉर्क के बराबर होता है। इसलिए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज एक्चुअली, इधर गया टॉर्क, इज टॉर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्क। ग्रेट, आगे चलें। A body is said to be in dynamic equilibrium when it is moving with, body is said to be in dynamic equilibrium, एक बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगी when it is moving with, अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो बॉडी लाजमी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। स्टैटिक में होगा तो रेस्ट में ही है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा तो वो लाजमी किससे मूव करेगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बेटा एक्सेलरेशन होती ही नहीं है, एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम के स्टेट पे होती ही नहीं है, चाहे यूनिफॉर्म चाहे वेरिएबल, नहीं होती एक्सेलरेशन। तो ये तो दोनों ही गलत है। वेरिएबल वेलोसिटी होगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों? अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी या तो एक्सेलरेट कर रही है या डिसेलरेट कर रही है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो अगर मान लो वेलोसिटी चेंज हुई बढ़ने के लिए तो बॉडी ने तो एक्सेलरेट किया, और वेलोसिटी अगर कम हुई तो बॉडी ने तो डिसेलरेट किया। तो ये कैसी इक्विलिब्रियम का स्टेट है? इक्विलिब्रियम में तो एक्सेलरेट करती नहीं है बॉडी, तो इसलिए द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर। क्या जवाब मिल गया? बात समझ में आई? आगे चलें। The rotational effect of force beta moment, the product of force and momentum, the turning effect of force, the rotational effect of force, these all are a definition of torque. These all are a definition of torque. और टॉर्क को हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। टॉर्क को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। और इस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम मोमेंट भी लिखते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम क्या लिख देते हैं? मोमेंट भी लिख देते हैं। तो इस वजह से इसको हमने मोमेंट भी कहते हैं। रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट। क्या बात समझ में आ रही? इसमें कोई लगता वाली बात नहीं है।
The number of perpendicular component forces, the number of perpendicular component of force is always one. Y component, the number of y देखो अगर एक से फोर्स, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? एक ही तो होगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? वो भी एक ही होगा। तो नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं? एक। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर कितने होते हैं? एक ही होता है। अच्छा, परपेंडिकुलर, ओके 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 ओके, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट। यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। द लॉजिक इज, बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट कहलाते हैं फोर्स के। इनको आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलें या इनको आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलें, तो ये दोनों एक ही कहलाते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो दोनों टोटल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं? तो एफ वाई और एफ एक्स। तो द करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर इज 2। नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितने हैं? 2 है। ग्रेट, आगे चलें। बॉडी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मैंने बोला इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन होती ही नहीं है। व्हेन इट्स स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं। एक्सेलरेशन होनी चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। एक्सेलरेशन इज जीरो। द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ये वाला करेक्ट। स्पीड वेलोसिटी लिख देते ज्यादा बेहतर, क्योंकि एक स्पीड लाइन के अंदर बॉडी मूव कर रही होती है। तो स्पीड लिखा हुआ है इस वजह से मैं उस पर स्पीड यूनिफॉर्म करेक्ट नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन अगर जीरो होगी तो बॉडी इक्विलिब्रियम, चाहे वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो या चाहे वो डायनामिक इक्विलिब्रियम हो। कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए। अगर बच्चों एक्सेलरेशन जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। स्टेबल इक्विलिब्रियम, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बहुत दफा बता चुका है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके लोवेस्ट पॉइंट पर होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हाईएस्ट पॉइंट। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पॉइंट बॉडी के, स्टेबल इक्विलिब्रियम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट। ठीक है जी, आगे चलें। द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाई ऑलवेज इनसाइड द बॉडी, हमेशा बॉडी के इनसाइड होता है सेंटर ऑफ मास। लाई आउटसाइड द बॉडी, हमेशा बॉडी के बाहर होता है। या लाई ऑलवेज ऑन द सर्फेस ऑफ अ बॉडी, क्या बॉडी के सरफेस पर होता है। मे लाई विद इन, मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकता है, आउटसाइड बॉडी के बाहर भी हो सकता है, और बॉडी के सरफेस भी हो सकता है। दिस इज करेक्ट, डी वाला सही। क्यों? अगर कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा बेटा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अंदर हो। ठीक है। अगर कोई रिंग है, रिंग, अंगूठी, अगर कोई रिंग है, अंगूठी है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो एम्प्टी स्पेस है ना वहां पर हो। सॉरी, सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास जो एम्प्टी स्पेस है वहां पर हो। और कोई इस तरीके का बाउल है ना, बाउल, उसका सेंटर ऑफ मास उसकी सरफेस पर ही, उसका सेंटर ऑफ मास उसके सरफेस पर ही होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अंदर हो बॉडी के, आउटसाइड। देखो ये अंदर वाली एग्जांपल रेक्टेंगुलर बॉक्स, आउटसाइड वाली एग्जांपल रिंग, और सरफेस वाली एग्जांपल कोई फील्ड में। ठीक है। तो ये डी वाला इस वजह से करेक्ट आंसर है। आगे चलें। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड, बेटा याद रखें, वो फोर्स जो बॉडी को उसके सेंटर से जोड़ के रखे वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो जो सेंटर से दूर फेंके वो होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो करेक्ट आंसर इज, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अवे फ्रॉम सेंटर। क्या होती है? अवे फ्रॉम सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सॉरी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? अवे फ्रॉम सेंटर। बॉडी को वो सेंटर से दूर फेंकता है। ठीक है। और अगर ये सेंट्रीफ्यूगल लिखा हुआ तो ऑलमोस्ट टुवर्ड सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सेंटर होती है। आगे चलें। सीसॉ रिमेन बैलेंस बिकॉज बोथ चिल्ड्रन हैव सेम हाइट। नहीं, हाइट से क्या फर्क पड़ रहा है? ये तो नहीं। द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यही है। द हैवियर चाइल्ड छोड़ दो, देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन सीसॉ। क्यों फोर्स एक्ट कर रही है? दोनों लोग बच्चों का वेट है सीसॉ पर। द क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। देखो अगर इधर से घूमने वाला टॉर्क और इधर से घूमने वाला टॉर्क बराबर हो जाए, मतलब इधर से मैं इधर से स्टीयरिंग घुमाऊं, इधर से घुमाऊं, तो स्टीयरिंग किधर जाएगा भाई? ऐसा ही है ना। तो इसको हम कहते हैं कि अगर क्लॉकवाइज टॉर्क, मूवमेंट मतलब मैं पीछे, आपको पता क्या है मूवमेंट का मतलब क्या है? टॉर्क। अगर क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो वहां पर सीसॉ बैलेंस्ड स्टेट में रहेगा। किस में रहेगा? बैलेंस्ड स्टेट में रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छे से। आगे चलें। Which of the following condition is necessary for a rigid body to remain in complete equilibrium?
कौन सी कंडीशन है जो कि एक रिजिड बॉडी के लिए लाजमी है कि वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहे? ओनली द नेट फोर्स मस्ट बी जीरो कह रहे हैं, समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो हो तो नेट फोर्स जीरो हो, क्या ये कंडीशन जरूरी है? ओनली द नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो, क्या समीशन ऑफ टॉर्क जीरो हो, क्या ये जरूरी है? बोथ द नेट फोर्स एंड द नेट मोमेंट मस्ट बी जीरो, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए, समीशन ऑफ ऑल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस भी जीरो होना चाहिए और समीशन ऑफ ऑल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में रहेगी, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं रहेगी। ये दोनों लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज बॉडी इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं रहती। क्या बात समझ में आई? आगे चलें। डोर इज बैलेंस एंड डज नॉट रोटेट, एक डोर बैलेंस और घूम ना रहा, तो ऐसा क्यों होगा? लार्ज फोर्स अप्लाइड नियर दी हिंज, हिंज समझ लो, ये अगर दरवाजा यहां से जुड़ा हुआ है तो वो कब्जे नहीं कहते हमारे यहाँ, कब्जे लगा दो ताकि दरवाजा रोटेट कर सके। अभी पता नहीं तुम लोग कब्जा समझ में नहीं आता, दरवाजा रोटेट करने के लिए वो लगे होते हैं स्टील के, जिसके लॉन्ग रोटेटर दरवाजा घूम रहा होता है, वो एक्चुअली में हिंज कहलाता है। लार्ज फोर्स अप्लाइड नियर दी हिंज, देखो अगर लार्ज फोर्स हिंज के अगर अप्लाई करोगे तो उससे मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मान लो कि मैं फोर्स यहां से लगाऊं तो भाई घूमना तो इसने यहीं से था, अगर मैं फोर्स यहां से लगाऊंगा तो और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, आसानी से घूम जाएगा। अगर मैं फोर्स यहां से लगाऊंगा तो मुझे फोर्स बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि मोमेंट आर्म बहुत कम है। क्या कह रहा हूं मैं? मोमेंट आर्म बहुत कम हो गया ना, पॉइंट ऑफ रोटेशन के आप जितना करीब जाते जाएंगे उतना मोमेंट आर्म कम होता जाएगा, तो फोर्स आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन यहां तो कह रहे हैं डोर घूम ही नहीं रहा, इधर फोर्स ज्यादा लगाने से डोर घूम जाएगा, तो ये तो सही नहीं है। द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल, बेटा यही सही, चेक कर लो बाकी देखो। ओनली वन फोर्स एक्ट ऑन अ डोर, तो क्या हो गया, डोर घूमना चाहिए, घूम क्यों नहीं रहा? द फोर्स अप्लाइड टू सेंटर ऑफ डोर, तो भी ठीक है भाई, घूमना चाहिए, घूम क्यों नहीं रहा? घूमेगा तब नहीं कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क, मोमेंट का मतलब, ये मैं फिर बता दूं, मोमेंट का मतलब क्या होता है? मोमेंट का मतलब होता है बच्चों टॉर्क, मैं आपको बता चुका मोमेंट का मतलब क्या है। मोमेंट का मतलब है टॉर्क। द क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आर इक्वल। अगर ऐसा होगा तो डोर रोटेट नहीं करेगा। आगे चलें। हेयर देखो बच्चों, हमने कर लिए अपने टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सप्लोरर लेवल के एमसीक्यूज, और होपफुली यहां तक तुम्हें सबको समझ में आया होगा। और अगर तुम मेजरमेंट, काइनेमेटिक, डायनेमिक सारे लेक्चर देख के आए हो तो तुम्हें मिलता है वेल डन बच्चों, तुम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, इसी तरह पढ़ते रहो और इंशाल्लाह तुम्हारा रिजल्ट बहुत आएगा। गुड लक फॉर योर एनी एग्जाम, सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।